नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार। चुनाव हारने का गुस्सा, सदन में ना निकाले विपक्ष। केरल और बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केरल सरकार ने की है स्थानीय निकाय चुनाव के कारण एसआईआर टालने की मांग। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया ऑडियो क्लिप। फाल्टा विधानसभा में तृणमूल पर प्रशासनिक मदद से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने के निर्देश। रूस की संसद में भारत से जुड़े महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर वोटिंग आज। प्रस्ताव पारित होने पर दोनों देशों को सैन्य सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स, रिफ्यूलिंग और संयुक्त अभियानों में मिलेगी बड़ी सुविधा। और काशी में आज से तमिल संस्कृति की गूंज। काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत आज से। तमिलनाडु से लगभग 1,500 प्रतिनिधि होंगे शामिल। और खबरों की शुरुआत सबसे पहले संसद के शीतकालीन सत्र से। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उच्च सदन में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष चुनाव में हार का गुस्सा सदन में ना निकाले। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं और आप जो है गुस्सा यहाँ सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। और आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष के व्यवधान पर क्या कहा। And about 267, Rule 267. And as yesterday the Parliamentary Affairs Minister had said that we will come back. Today I am told by the Parliamentary Affairs Minister that very soon there is a meeting going to take place with the opposition leaders and accordingly we will decide about it. वहीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस विधेयक को पारित करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जुड़े इस संशोधन विधेयक को कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। और सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी दलों ने एसआईआर के मुद्दे पर सदन के बाहर नारेबाजी भी की। हालांकि विरोध प्रदर्शन में सपा और टीएमसी जैसी बड़ी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हुई। एसआईआर के कारण ममता बनर्जी घबरा रही हैं, इसलिए वो अपने प्रशासन के माध्यम से मृत मतदाताओं के नाम नहीं काटने की धमकी बीएलओ को दे रही हैं। ये आरोप लगाया है भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी ही एक धमकी का ऑडियो क्लिप
जारी किया है। ये बातचीत बंगला भाषा में है, जिसको विस्तार से शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। ये ऑडियो क्लिप फाल्टा विधानसभा के एक बीएलओ का है। इसमें सिर्फ इस बात पर फोकस है कि मृत मतदाताओं के नाम न काटे जाएं। भाजपा का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव के दौरान अपनी शांति वाहिनी का उपयोग करके फर्जी मतदान की कोशिश में है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की धमकी दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज केरल और बिहार में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केरल में एसआईआर के खिलाफ सीपीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर को टालने की मांग की है। मामले पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही है। वहीं बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। और आइए अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी के नमो घाट पर आज से काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ हो रहा है, जो उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक निकटता को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। और आइए किरण रिजिजू लोकसभा में बोल रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। एक मुद्दे को लेकर के बाकी मुद्दों को आप दबा नहीं सकते। इसलिए इस सदन में कई पार्टी से छोटे छोटे पार्टी के सदस्य भी हैं। एक एक पार्टी के एक सदस्य का भी यहाँ मेंबर है। सबका बात सुनना चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत होता है। सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूँ। अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे हरकतें करने की वजह से जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूँ, चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रमुख अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है, आगे और ना करें, इसका मैं अपील करता हूं। और मैं अपोजिशन के लीडर से बात करने के लिए पेशकश किया हुआ है और वो आने वाले भी है। हम बात करके कोई रास्ता हम निकल करके सबका बात हम सुनेंगे, आपका भी बात हम सुनेंगे, सरकार का भी आप सुनना है। लेकिन यहाँ नारेबाजी लगा करके जो आप लोगों ने दृश्य पेशकश किया है, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप संसद का गरिमा को बनाए रखें और चर्चा के लिए हम लोग तैयार हो जाइए। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के व्यवधान के ऊपर उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट सदन में ना निकालें। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर चलता है और ये सदन चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण बात किरेन रिजिजू ने यह कही कि जो सरकार है वो मध्यस्थता के लिए तैयार है। उन्होंने प्रमुख विपक्षी नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा कि बातचीत के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें कि विपक्ष के व्यवधान की वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है।
और दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है और संसद का जो उच्च सदन है, राज्यसभा की भी जो कार्रवाई है वो भी दोपहर 2 बजे तक विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित है। काशी के नमो घाट पर आज से काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ हो रहा है, जो उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक निकटता को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। इस बार आयोजन की थीम तमिल करकलाम यानी तमिल सीखें रखी गई है, जो भाषा और परंपरा के आदान प्रदान को नया आयाम देती है। तमिलनाडु से लगभग 1400 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि और पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलासनाथन समेत कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई के छात्र भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकार एक ही मंच पर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संगम प्रस्तुत करेंगे। और काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत दूसरा समूह चेन्नई सेंट्रल से काशी के लिए रवाना हो गया। इस दल में लगभग 200 शिक्षकों सहित कुल 216 यात्री शामिल हैं। ये जत्था 3 दिसंबर को काशी पहुंचेगा। काशी में ये समूह प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक धरोहर को समझने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेगा। इसके अलावा ये समूह प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेगा। ये ट्रेन काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत जो विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, ये वो ट्रेन है और इसमें तकरीबन 216 जो शिक्षक हैं वो इस ट्रेन में जा रहे हैं। ये सेकंड बैच है काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस पर बोर्ड कर चुके हैं और ये लोग काशी पहुंचेंगे, जहां पर ये अयोध्या भी जाएंगे, बनारस भी जाएंगे और इलाहाबाद भी जाएंगे। और कोशिश ये है कि वहाँ की सभ्यता, संस्कृति को समझना और वहाँ के जो लोग हैं वो जो तमिल की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो वहाँ के जो कल्चर है उसको समझने का एक प्रयास होगा। और काफी जोश, काफी जुनून इन लोगों के अंदर है कि वो किस प्रकार से काशी जाएंगे और तमाम जो लोग जगह जाएंगे वहां पर वो किस प्रकार से चीजों को वहां पर देखेंगे और वहां पर क्या होता है और ट्रेन में इस बीच में लोगों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं और किस प्रकार का एक्साइटमेंट उनके बीच में है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, काशी तमिल संगमम 4.0 की स्पेशल ट्रेन से। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत तमिलनाडु से पत्रकारों का एक दल कवरेज के लिए वाराणसी पहुंचा है। यह पहल उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाने का एक प्रतीक है। पत्रकारों का यह दल विविध कार्यक्रमों और आयोजनों को नजदीक से समझकर अद्यतन संवाद के माध्यम से देश भर तक पहुंचाएगा, ताकि इस अनूठे सांस्कृतिक संगम की व्यापक जानकारी लोगों तक पहुंच सके। डीडी न्यूज संवाददाता मनीष वाजपेयी ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की नई रूपरेखा को लेकर वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम से विशेष बात की। आइए सुनते हैं। काशी तमिल संगमम 4.0 यानी कि चतुर्थ संस्करण का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजनरी कार्यक्रम है, जो एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान है, उसमें ऐसे कार्यक्रम प्राणवायु की तरह से काम करते हैं। हमारे साथ मिस्टर एस राजलिंगम साहब मौजूद है, जो कि आयुक्त हैं वाराणसी मंडल के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार के इस चतुर्थ संस्करण में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काशी तमिल संगमम 4.0 यानी कि चतुर्थ संस्करण में क्या खास है और क्या कुछ खास होने जा रहा है? इस बार काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन हो रही है और इसमें 7 अलग अलग डेलीगेशन तमिलनाडु से आएंगे। लगभग 1800 डेलीगेशन आएंगे और ये 2 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक यहाँ गंगा के तट पर नमो घाट पे इसका आयोजन हो रही है अभी। सो इसमें जो इसके पिछले जो काशी तमिल संगमम है उसके अतिरिक्त वहाँ से 50 जो टीचर्स है वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस साल का जो काशी तमिल संगमम है इसका थीम है तमिल करकलाम, यानी आइए हम तमिल सीखें। यही इसका इस साल का जो थीम है। इसके अतिरिक्त जो हर साल हम लोग जो फीडबैक लेते थे उसके आधार पर 300 जो स्टूडेंट है वो काशी से तमिलनाडु के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे
वहाँ इनका जो 15 दिन का एक कोर्स रहेगा। और इस साल का जो कार्यक्रम का समापन है ये रामेश्वरम में होगी। इस बार इस कार्यक्रम का समापन रामेश्वरम में हो रहा है, तो जरा इसके बारे में भी आप बताएं कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ खास क्या फीडबैक था जिसके चलते इसको रामेश्वरम में किया जा रहा है? नहीं, जो हर बार जो डेलीगेशन आते थे उन लोग यहाँ आने के बाद उनको इतना अच्छा लगता था, वो लोग बार बार एक डिमांड ये रखते थे कि हम भी यहाँ की कल्चर को भी वहाँ इस मैसेज को पहुँचवाना है और वहाँ दिखना है कि काशी हमें कितने प्यार से और उसे जो स्वागत किया, यहाँ हमें किस तरह की अतिथियों की तरह वो जो यहाँ हर चाहे पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट मशीनरी हो उनको ट्रीट किया गया। सो उनके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा एक कारण धार्मिक कारण भी है कि जब काशी की अगर बात करें, उनकी जैसे यात्रा रामेश्वरम से शुरू होके और काशी के बाद वापस रामेश्वरम में ही समाप्ति जो होती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये वो कार्यक्रम है जिसका बहुत व्यापक असर देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मनीष बाजपेयी, वाराणसी, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। $10 लाख की लॉटरी मुझे। वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे नेवी की प्रेस वार्ता का। Naval units deployed and maritime domain awareness in maritime warfare is the first step. So I think we are quite happy with what we are able to do as far as the maritime domain awareness is concerned. We are also ensuring that their units do not do anything inimical to our interests, and we have been successful at that. Mr. Manas, Chinese support, no, we did not notice anything during Op Sindoor. We are not aware. But of course, you are aware that the Pakistanis used Chinese-made weapons, so that is clear to everybody by now. As far as the second aircraft carrier is concerned, like we said, our concept of operations of the Navy is based on carrier battle groups, and our first aircraft carrier in service, that is Vikramaditya, is coming to an end of its life at some point of time. So, in my perception, whenever we get the new aircraft carrier, it will be a replacement for Vikramaditya. So for some years, we will continue to have only 2 aircraft carriers. By time and space, it is not possible to go beyond that. Mr. Dubey, economic effect, it is again there in the open domain as to which all shipping companies refused to go to Pakistani ports. It was very clear that by some estimates, I think 10 to 15%, certainly there was a drop in the trade, and that obviously had an economic effect on Pakistan. It was too short a time actually to have any meaningful effect, but obviously they must have felt the pinch, and if the operation had continued, active operation, kinetic ops had continued for longer time, their economy would have suffered. There was no chance of any retaliation. There was no
occasion at all. Like I said, they remain close to their harbors, in their ports and in their airports. When I say airports, they are even maritime surveillance aircraft. They never came anywhere close by. So that is the three answers. Mr. Manjeet Negi, Ms. Shivani Sharma, and Mr. Rishabh Pratap. नमस्ते सर, मैं मंजीत नेगी हूं आज तक से। आपने जैसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अगर इस ऑपरेशन को देखें तो मौजूदा समय के लिए और फ्यूचर के लिए क्या सबक नेवी ने सीखा इस ऑपरेशन सिंदूर से? Good afternoon, sir. This is Shivani Sharma from India Today. My question is similar. The lessons learned from Operation Sindoor and how the three armed forces collaborated, coordinated during the operation. And what is the status of LCA Navy and TED-BF project? TED-BFN? Okay. So good afternoon. This is Rishabh from Times Now. Here, sir. Rishabh from Times Now, sir. So, talking about Atmanirbharta, Navy has spoken the most about how indigenization is important for armed forces. So, if I may ask, how do you see the deliveries as per your Atmanirbhar project? Are they on time? And how is it helping Navy to restructure its forces as per Indian requirements? And given the Atmanirbharta project, how capable is Indian Navy to deploy operationally at short notice? I will request all to kindly stick to one question so that everybody can ask. Thank you. Okay, Manjeet, of Sindoor, Sabak, also Shivani had asked similar question, lesson learned. We, like I said, take great pride in being a learning organization, and we do take all operations, not only Sindoor, but any operation which we do, any exercise which we do. For example, the biennial theater level operational exercise Tropics, as you are aware. From that also we learn lessons, whether it is force structuring, whether it is operations, whether it is tactics. So off Sindoor was no different, and we had set up task force at the naval headquarters to look at all aspects from deployment to performance of sensors, equipment, etc., and learn as to what could be done better in future. So that thing is on. Details of that, obviously, since the operation is on, you will agree with me that it may not be good to tell you as to what lessons we have learned. Three forces, there was complete synergy between the three services. The CDS and the three chiefs were almost meeting regularly every few hours, and we were on same page. We knew exactly what is happening on land, what is happening in the air. TED-BF is an important project for the Navy. It's a generation 4++ aircraft which we want the HAL to make, and it is an advanced stage of I would say getting a nod from the government. So once it is done, I'm sure you will come to know as well. Rishabh, about Atmanirbharta, we look at Atmanirbharta not only at the platform level but also go into the component level, and we have done a lot of indigenization through the MSMEs, through the startups, and of course the bigger players who are there in the defense ecosystem. So this has certainly helped us in indigenization, as is evident in platform level indigenization. The latest 17 Alpha frigates have indigenization content of almost 80%. And similarly, the other platforms which are coming in, whether it is submarines or the smaller platforms, we are seeing enhanced indigenous content, largely because we have been proactive as a Navy. We are going to the industry, we are going to the startups, we are going to the MSMEs and seeing what technology they have got. And
then try and mix and match as to what is missing in our quiver, and try and see if that technology can fill the gap. So last year we had set up 2 special task forces, as you are aware, and their job was only this, to go to the industry and tell them that this is what Navy is required. Navy's requirements are, and we have been highly successful in that. So it is a whole of nation approach, and Navy is only facilitating some of these young minds who have got the Josh, who have got the technology, who have got the wherewithal, when many of them don't know as to whom to approach or what is the procedure. And that is where we are going to the industry and telling them, please come to us, this is what you need to do, and this is how we'll take you through. Next. नौसेना दिवस पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की प्रेस वार्ता को आप सुन रहे थे, और आइए तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर, ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप, सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। चलिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे संचार साथी एप्लीकेशन पर, और आइए फिर रुक करते हैं। कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रखूं, एक साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार साथी एप्लीकेशन पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों को सुरक्षा पहुंचाने का प्रयास इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार ने करने की कोशिश की थी। इसके जरिए जो आपके मोबाइल फोन है वो फ्रॉड से, किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से आप अपने फोन को इसके जरिए बचा सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि संचार साथी एप्लीकेशन का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से वैकल्पिक है। मतलब यदि कोई संचार साथी एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करना चाहे तो वो इस एप्लीकेशन को अपने फोन से डिलीट कर सकता है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हर इंसान तक इसे पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक बार फिर सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है, पोर्टल है, जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा
अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। एक मिनट। आज तक करीब 1.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको ट्रेस किया गया है। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंच चुका है। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूरसंचार के आधार पर देश का एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूरसंचार के आधार पर कई ऐसे शक्तियां भी हैं जो इस दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं। और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डॉर्मेंट रहेगा। और डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। चलिए, प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रख दूं, एक साल में 2024 में अकेले
हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस, तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते उन्हें हम सत्य नहीं दिखा सकते। सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए संचार साथी एप्लीकेशन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि देश के नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 1.25 करोड़ फ्रॉड कनेक्शन ट्रेस किए गए हैं संचार साथी एप्लीकेशन के जरिए। आज की तारीख में करोड़ों लोग संचार साथी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि ये जो सारा प्रयास किया जा रहा है संचार साथी ऐप का, ये लोगों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। ये देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये मामला क्यों आया। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और संदेह है कि स्नूपिंग हो रही है संचार साथी ऐप के जरिए, ऐसा इशारा उन्होंने किया। अब सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पर संचार मंत्री ने कहा है कि देखिए, जैसे आप जब कोई फोन खरीदते हैं तो बहुत सारे ऐप इनबिल्ट मिलते हैं, जिसमें गूगल मैप हो या फिर पैसा ट्रांसफर करने वाले ऐप हो या तमाम अन्य ऐप वो इनबिल्ट मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनिवार्य है, आप उनका प्रयोग करना ही है। आप चाहे तो उनको डिलीट कर सकते हैं। और ये जो संचार साथी ऐप है, इसको तो बाकायदा सक्रिय करने के लिए आपको उसकी पहल करनी होगी मोबाइल में, तब ये सक्रिय होता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि संचार साथी ऐप सक्रिय हो तो आप अपने मोबाइल से संचार साथी ऐप को बाकी ऐप की तरह डिलीट मार दे। तो इसमें यह बात कहां से आती है? तो जो शंका जताई गई थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दूसरी बात ये कही गई कि फायदा क्या क्या हुआ है ये भी देश को जानना जरूरी है। 1.25 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया, उसमें से 20 लाख जो चोरी हुए फोन हैं वो ट्रेस हो पाए हैं इस संचार साथी ऐप की वजह से। उसमें से 7 लाख फोन जो चोरी हुए थे वो वापस, जो उसके मूल उपभोक्ता था जिनका फोन था, उन्हें वापस किए गए। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। फ्रॉड रोकने, साइबर फ्रॉड रोकने की दिशा में ये एक बहुत बेहतरीन ऐप डेवलप किया गया था और वो एक विकल्प मिला है तमाम नागरिकों को कि वो साइबर फ्रॉड से बच पाए। फोन अगर उनका चोरी होता है तो उस फोन को लॉक कर पाए, फोन अगर उनका चोरी होता है तो उसे ट्रेस करा पाए एजेंसियों के जरिए शिकायत करके। तो ये एक ऐसा टूल एक आम इंसान को, आम नागरिक को मिला है जिससे वो साइबर फ्रॉड से बच सकता है, साइबर सुरक्षा को लेकर और सचेत हो सकता है, और जो बाकी शंकाएं हैं उसको पूरी तरह से खारिज की गई है। और आखिरी बात जो उन्होंने कही है कि जो सत्य जिनको हम नहीं देखना चाहते ना देखें, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि संचार साथी ऐप उसके फोन में ना रहे तो वो डिलीट कर सकता है। ये जो भ्रम था कि वो अनिवार्य है, उस डिलीट नहीं होगा, वो भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि इनबिल्ट फोन में मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप उस ऐप को डिलीट नहीं कर सकते। जैसे आप बाकी ऐप डिलीट कर सकते हैं वैसे आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन तो शैलेंद्र, एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि ऐसी शक्तियां हैं जो दूरसंचार का दुरुपयोग करके लोगों को ठग रही है। आंकड़े भी उन्होंने गिनाए कि हजारों करोड़ रुपए के जो धोखाधड़ी हुई है फोन के माध्यम से, साइबर फ्रॉड के माध्यम से। तो इन तमाम सारे ऐसे मामलों से भारत के आम नागरिकों को एक तरीके से सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से संचार साथी एप्लीकेशन का सहारा देकर। तो ऐसे में तो फिर जो विपक्ष जो बयानबाजी कर रहा है, या प्रियंका गांधी का जिक्र आपने किया, तो ये तो फिर भ्रम फैलाने वाली स्थिति निर्मित की जा रही है। देखिए, उन्होंने एक शंका जताई है और वो उस पर अब सरकार की तरफ से बहुत स्पष्टता आई है। बड़ा सवाल यही है कि जब हम किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी में जो कुछ रिस्क है वो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन के जरिए उस रिस्क को दूर किया जाता है। और ये एक पहल की गई है बहुत रिसर्च के बाद, और एक शानदार ऐप बनाया गया है जिससे साइबर फ्रॉड की जो समस्या है
हमने देखा है बीते एक दशक में, आपने तमाम न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि किसी रिटायर आदमी का पूरा फंड चला गया, किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, साइबर फ्रॉड हो गया। उनसे बचने के लिए ये एक बहुत सशक्त माध्यम, सशक्त ऐप बनकर उभरा है। तो ये एक ऐसी पहल है जिससे जो आम मोबाइल उपभोक्ता है उसको काफ़ी फायदा हो रहा है। और वो अगर उसका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप फ़ोन ही चोरी नहीं होता, उसके साथ आप बहुत सारे आपके डाटा चोरी हो जाते हैं और वो मोबाइल बैंकिंग से जुड़ा होता है, तो वो कैसे उसको ट्रेस करके तुरंत वापस पाया जा सकता है, या कैसे ही अपने फ़ोन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है जिससे उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके, इन सब की एक तरह से देखें संचार साथी ऐप में व्यवस्था की गई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल साबित हो रहा है। तो ऐसे में अगर उसको लेकर इस तरह की आशंका जताया जाना बिना किसी तथ्य के, अगर कोई मामला सामने आया हो तो आप उससे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह से कहना जिससे कि भ्रम हो, तो वो पूरी स्पष्टता केंद्रीय मंत्री की तरफ से रख दी गई है कि देखिए कितना फायदा इस ऐप से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब स्थिति साफ हो जानी चाहिए, इस पे इस तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और जहां तक स्नूपिंग की बात है और ये सब पूरी तरह से इसमें खारिज है, क्योंकि ये ऐप तभी सक्रिय होगा जब आप चाहते हैं, तो वो तो पूरी तरह से बेबुनियाद बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं शैलेंद्र कि ये सीधे तौर पर वैकल्पिक सुविधा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चाहे तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकता है, कोई ना चाहे तो वो उसका इस्तेमाल ना करें। और शैलेंद्र, जैसे कि कहा जाता है, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। मतलब मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब किसी चीज से कोई नुकसान नहीं है, मतलब कोई भी नुकसान नहीं है, फिर उसको मुद्दा बनाना और भ्रम फैलाना, जबकि वो जो चीज आपके लिए उपलब्ध कराई गई है वो सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो सही तरीके से मोबाइल चलाना में उनको यदि दिक्कत परेशानी होती है, तो एक तरीके से ये तो सुरक्षा कवच का काम करेगा उनके लिए। देखिए, जब ये मुद्दा आया तब तमाम विपक्ष के नेताओं से बातचीत की बात कही गई। विपक्ष के जब एक नेता ने इस मुद्दा को उठाया, यानी कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस पर एक राय नहीं थे कि इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाया जाए या फिर इस पे कोई सरकार से सफाई मांगी जाए, वो आपस में ही चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब मीडिया में प्रियंका गांधी ने दे दिया और इस विषय को लेकर चर्चा की जरूरत बताई, या फिर इस पर क्या कुछ विपक्ष ने का रुख है कांग्रेस पार्टी का, वो सामने रखा, तो ये सवाल सामने आया कि जरूर एक स्पष्टता होनी चाहिए कि संचार साथी ऐप के उद्देश्य क्या है, संचार साथी ऐप बनाया किस लिए गया है, इससे किसको फायदा हो रहा है, और इसको लेकर जो आशंकाएं अब जताई गई हैं वो क्यों निर्मूल है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। तो अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो संबंधित विभाग संचार मंत्री भी हैं, उन्होंने बहुत स्पष्टता से सारी बात सामने रख दी है। तो उम्मीद यही है कि विपक्ष के नेताओं को, प्रियंका गांधी को और तमाम नेता जो एक आशंका जता रहे थे, उनको एक स्पष्टता आई होगी कि ये ऐसा ऐप नहीं है जो डिलीट के बाद भी डिलीट नहीं होगा। ये आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट हो सकता है, और इनबिल्ट ऐप के ऑप्शन तो मोबाइल में आप 1 दर्जन से ज्यादा होते हैं। जब आप कोई मोबाइल नया फोन खरीदते हैं तो आप उसमें देखते हैं गूगल ऐप और तमाम ऐप, जो मैप है या फिर अन्य ऐप है, वो आपको उस मोबाइल में मिलते हैं। उसमें बहुत सारे ऐप आप डिलीट कर देते हैं, तो फिर इसमें भी वो विकल्प है। तो अब स्पष्टता आ गई है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को विपक्ष को खत्म करना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद। अब जब संसद की कार्रवाई फिर से चलेगी, तब क्या इस मुद्दे को सदन के अंदर कोई नेता उठाता है शून्यकाल में या फिर किसी अन्य माध्यम से, या फिर ये मुद्दा अब खत्म मान लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। चूंकि हमने देखा है कि SIR पे एक गतिरोध दिखाई दे रहा है। हालांकि संकेत मिले हैं कि जैसा कि राज्यसभा में भी ये संकेत मिले कि इस पर दोनों सत्ता और विपक्ष के नेता बैठकर एक रास्ता निकालने की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि संचार साथी एप्लीकेशन पूरी तरीके से वैकल्पिक है, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये लोगों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। समाचार में अभी के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।